रंजन विभागी, वरीय पत्रकार, हिंदुस्तान एवं मानवाधिकार प्रदेश अध्यक्ष। आदरणीय सभासदों, सभी साथियों, मित्रों, आज विश्व मानवाधिकार दिवस है। मानव को अधिकार तो प्रत्येक क्षण है, लेकिन एक दिन इस संकल्प को दोहराने का दिन होता है जब हम बैठ के सोचते हैं कि कहीं कुछ चूक तो नहीं, कहीं कुछ छूट तो नहीं है। अगर छूट गया तो उसे ठीक कैसे किया जाए, चूक रह गई तो उसे दुरुस्त कैसे किया जाए। इसलिए एक दिन का चयन किया जाता है ताकि आज के दिन हम इन चीजों पर बात कर सकें। दूसरा एक मकसद इस तरह के कार्यक्रम का होता है कि हम आपस में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, एक दूसरे से बहुत कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं। राह चलते हुए बहुत सारी समस्याएं मेरे सामने आई, थोड़ी सी मुझे उससे अनुभव हुआ। मैंने अपनी बात जब लोगों के सामने रखी तो वो उसको कैसा महसूस किया, उससे अनुभव हुआ। फिर वो अपनी जिंदगी का अनुभव हमें बताया, उससे भी हमें बहुत चीज सीखने का मौका मिलता है। तो सीखने का भी एक प्रक्रिया है। और इस बार इसी कड़ी में हमने पिछली बार जो इस तरह का सेमिनार किया तो उसमें हमने एक सब्जेक्ट रखा था, चयन किया था कि भाई मानवाधिकार और उग्रवाद। इस पर मैंने सब्जेक्ट रखा कि मानवाधिकार का बड़ा व्यापक क्षेत्र। अब जहां जाइए मानव अधिकार के उल्लंघन की बातें होती है, मानव अधिकार की बात होती है। मैं छोटी सी बात बताता हूँ। अभी पिछले दिनों हमको बेगूसराय जाने का मौका मिला। लखीसराय में एक जगह हम लोग एक दुकान, एक होटल में चाय के लिए रुके। एक छोटा बच्चा उसी दुकान का अपने गिलास उसके हाथ से छूट गया और गिलास टूट जाने से वह दुकानदार उसकी पिटाई शुरू कर दिया। वो 12-13 साल का बच्चा था, उसकी पिटाई शुरू कर दी। इत्तेफाक से लखीसराय थाना के थाना अध्यक्ष पूरे पदाधिकारी के साथ उसी दुकान में चाय पी रहे थे। उनको उस बच्चे से तकलीफ इस बात की थी कि शायद 2-3 दिन पहले बाद में जब बातचीत की तो पता चला कि वह चाय लेके गया था तो उनके देह पर ही गिरा गया, कपड़ा गंदा हो गया। तो उनके मन में था कि ये बच्चा बदमाश है और वह मालिक उसकी बेरहमी से पिटाई कर रहा था और वो प्रभारी लोग और उस मालिक को प्रोत्साहन। जब मैंने पूछा उस पदाधिकारी से, पुलिस पदाधिकारी से, कि ये बच्चे की पिटाई आपके सामने हो रही है और आप मालिक को प्रोत्साहित कर रहे हैं, ये तो ठीक नहीं हो रहा है। तो उन्हें ये पता ही नहीं था कि इसके अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, बच्चे के साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो उसमें तलाश रहे थे कि अभी 307 लगने की स्थिति नहीं आई है, 379 वाली स्थिति अभी नहीं आई है। इसलिए 2-3 थप्पड़ है चलेगा, ये थोड़ा जरूरी नहीं होता। कितना जरूरी है एक पुलिस पदाधिकारी को, एक एसएचओ, और उसको इस बात का ज्ञान नहीं है कि ये इसका उल्लंघन हो रहा है, ये अच्छा नहीं हो रहा है। जब मैंने अपना परिचय दिया और जब मैंने उनको कहा कि आप इसको इमीडिएट रोकिए नहीं तो उसको बात को ऊपर तक बढ़ाएंगे, मेरे परिचय जानने के बाद इस भय से कि कहीं मामला उलझ न जाए, कहीं बात आगे न बढ़ जाए, इसलिए मुझे मन से उन्होंने उसको डांटा, मुझे मन से इस मामला को उन्होंने समझाया। लेकिन हमको पूरा यकीन है कि जब वहां से गए होंगे तो हमको जरूर गाली दी, वहां से हटने के बाद वो जरूर तकलीफ में पड़ गए होंगे कि अच्छा था वो डाला था, इसको कौन है। तो मान उदाहरण, तो शिक्षा, अभी हमारे बहुत सारे वक्ता पहले बोले कि ये शिक्षा वो शिक्षा, शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा का क्या स्थिति है, करना किसको है? हम लोग कोई दबाव समूह है, दबाव डालते हैं कि साहब आपको करना है, करना किसको है? करना सरकार को। और सरकारें हमारी शिक्षा को लेकर के बहुत कुछ करते रहती हैं। थोड़ा एक बार हम लोग अगर उन चीजों को ऊपर गौर करें कि सरकारें आखिर कर क्या है, तो पूरे दुनिया के पैमाने पर अगर आप जाके देखिए स्तरीय सम्मेलन हुआ और भी से पहले हुआ, बहुत सारा हुआ, ये नहीं करें यहीं से शुरू हुआ, लेकिन मैंने यहाँ से कुछ चीज दिखाया। उस सम्मेलन में पहली बार तय हुआ कि सभी को अनिवार्य शिक्षा, गौर करने की बात है, शिक्षा तो पहले से चल रहा है, लेकिन 2 बातें उसमें आई कि सभी को। उसमें ये नहीं था कि स्टूडेंट को नहीं दिया जाए, बच्चे को दिया जाए, सैनिक को नहीं दिया जाए, फ्रॉड को नहीं दिया जाए, या ये ऐसा नहीं था, अनिवार्य कर दिया जाए, ऐसा एक विचार वहां प्रस्ताव पारित हुआ। विचारें तो पहले भी आई होगी, प्रस्ताव पारित हुआ।
लेकिन हमारे जैसे लोग जब गांव में जाते हैं, अभी जाते हैं, तो आपको लगता है कि ये जो प्रस्ताव पारित हुआ हमारे विश्व के बड़े बड़े राजनेताओं के द्वारा, बड़े बड़े शक्ति संपन्न राष्ट्रों के द्वारा, सक्षम लोगों के द्वारा, जो कर सकते हैं उनके द्वारा जो प्रस्ताव 24 साल पहले लिया गया, क्या वो अमल में आया? आपको क्या लगता है कि बाद में पता करें? पहले हम देखते हैं, उसे वक्ता नहीं हूं, मैं एक लेखक, मैं लिखना जानता हूं, बोलना बहुत ज्यादा नहीं जानता हूं, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा ग्राफ के हिसाब से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं कि शिक्षा की स्थिति है क्या, समझ रहे हैं? तो वर्ष 1990 में एक विश्व स्तरीय सम्मेलन हुआ, और भी से पहले हुआ, बहुत सारा हुआ, ये नहीं करें चीनी से शुरू हुआ, लेकिन मैंने यहां से कुछ चीज दिखाया। उस सम्मेलन में पहली बार तय हुआ कि सभी को अनिवार्य शिक्षा दिया जाए। उसमें ये नहीं था कि स्त्री को दिया जाए, पुरुष को नहीं दिया जाए, पुरुष को दिया जाए, स्त्री को नहीं दिया जाए, बच्चे को दिया जाए, सैनिक को नहीं दिया जाए, प्रौढ़ को नहीं दिया जाए, या ये ऐसा नहीं था, सभी को। और इसको गांव में जाते हैं, अभी जाते हैं, तो आपको लगता है कि ये जो प्रस्ताव पारित हुआ हमारे विश्व के बड़े बड़े राजनेताओं के द्वारा, बड़े बड़े शक्ति संपन्न राष्ट्रों के द्वारा, सक्षम लोगों के द्वारा, जो कर सकते हैं उनके द्वारा जो प्रस्ताव 24 साल पहले लिया गया, क्या वो अमल में आया? आपको लगता है कि सबको शिक्षा मिली? एक सेनेगल के डकार शहर, इन्हीं लोगों ने, इस स्तर के लोगों ने 2015 तक, और कीजिएगा, ये तय हुआ 2007 में कि हम 2015 तक इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। 2014 बीतने के कगार पर है। आज 10 दिसंबर है, आज 10 दिसंबर है ना, 10 दिसंबर है, 2014 बीतने के कगार पर है। अब 20 दिन के बाद 2015 आएगा, और ये कि हम सभी को अनिवार्य रूप से शिक्षित कर देंगे विश्व के पैमाने। हुआ क्या? इसको आगे देखिए, इसमें कुल 6 बिंदुओं पर चर्चा की गई थी, जो मोटे तौर पर था कि नहीं इसको कर लेना है, हर हाल में इसको कर लेना है। उसमें था बालिका शिक्षा, बाल मजदूरों के लिए शिक्षा, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा, शारीरिक मानसिक रूप से विकलांग और अपंग बच्चों के लिए शिक्षा, और विशेषकर महिलाओं के लिए शिक्षा। हमारी पूर्व मुखिया नीलम जी बहुत देर तरह वक्ता नहीं है, पंचायत समिति में इनका भाषण कभी कभी हमको सुनने का मौका मिलता था। पता नहीं आज की तबीयत थोड़ी खराब हो गई, कैसे खराब हो गई पता नहीं चला हमको। तो इन्होंने महिला की तरफ से जोड़ा कि साहब महिलाओं को सम्मान नहीं मिला। बिल्कुल सही है, गलत नहीं। आज क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ये बड़ी अच्छी बात है। कानून बना कि महिलाओं को भी दिया जाए, और विशेष रूप से दिया जाए। हमको बहुत आश्चर्य लगता है, इसमें बहुत 3-4 बार पढ़े, इसमें कहीं नहीं लिखा है कि पुरुष को विशेष रूप से दिया जाए। पुरुष के लिए विशेष शब्द नहीं लिखा गया, महिला के लिए लिखा गया विशेष। इतना फोकस करने के बाद क्या हुआ? स्थिति क्या है, हकीकत क्या है कि जब महिलाएं आती है तो आज भी कहीं ना कहीं अपने को शोषित महसूस करती है, उपेक्षित महसूस करती है। क्यों नहीं? कहां कमी रह गई? इस पर सोचना होगा कि नहीं सोचना होगा? सरकार के स्तर से कमी रह गई, उसको क्रियान्वयन करने वाले संस्था के स्तर से कमी रह गई, या हम समाज के लोगों के द्वारा भी कमी रह गई? देखना होगा, सोचना होगा। देखिए, हम कुछ ग्राफ आपके सामने रख रहे हैं। मेरा मकसद किसी का विरोध करना नहीं, न सरकार का, न प्रशासन का, किसी का नहीं। हमारा मकसद सिर्फ विचार करना, क्योंकि मेरा मानना है कि माँ बाप बच्चों को, जब वो बहुत छोटा बच्चा होता है तो उसकी माँ उसको दूध पिलाती है। वो अपने दूध नहीं पी सकता है, माँ दूध पिलाती है। जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो माँ उसको दूध पिलाना सिखलाती है, लेकिन उसके हाथ में गिलास देती है। माँ को प्यार है, अभी भी माँ दूध पिलाना चाहती है, लेकिन माँ चाहती है कि तुम अब खुद पियो। जब बच्चा होता है तो माँ उसको गोद में लेके यहाँ से वहां पहुंचाती है, लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो वही माँ उंगली पकड़ के चलना सिखलाती है। क्यों चलना सिखलाती? माँ उसको गोद में क्यों नहीं रखे? क्योंकि अगर वो गोद में ही रह गया तो अपंग हो जाएगा और आगे चल करके कोई काम नहीं कर पाएगा। तो बच्चा को भी
सरकारें क्या है, एक माँ की तरह है। सरकार भी हमें मदद करती है, चलना हमें को होगा। अगर हम नहीं चलना पसंद करेंगे, सब कुछ सरकार पर छोड़ देंगे तो नहीं होगा। लेकिन गलती सरकार के स्तर पर भी होता है। अगर वहां गलती होता है तो हमारा फर्ज होता है कि हम उन्हें भी शिक्षा दें, हम उन्हें भी समझाएं, हम उन पर भी दबाव डालें कि नहीं साहब, ये गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए, क्या ये आपका ग्राफ है, ये आपकी सच्चाई है, आप इससे झूठला नहीं सकते। तो ये बात पास हुआ, लेकिन हकीकत क्या है इस पर हम नहीं जाएंगे, आपके सामने। शिक्षा की जब आप बात करते हैं, हम भी गांव में जाते हैं, बहुत जगह को जाने का मौका मिलता है। अभी 2-3 महीना पहले हम सकड़ा गए। सकड़ा में जब हम गए तो वहां एक शिक्षक पढ़ा रही थी, महिला शिक्षक थी, पढ़ा रही थी। विद्यालय में हमको बैठा दिया गया, वहीं एक कार्यक्रम था, बैठा दिया गया। अभी कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ था, तब तक हम बैठे थे। तो महिला पढ़ा रही थी, बोर्ड पर बच्चों को शब्द ज्ञान करा रही थी। उसने लिखी सीता, तालाबे शब्द, गौर कीजिएगा हमारी बात, तालाबे शब्द हर्षिका और तो आकाश सीता। मेरा ध्यान दिया, मैंने उनको टोका, मैडम ये जो आप सीता लिख रही हैं ये सही है क्या? गौर से देखी, काट दी और अब दीर्घिकार कर। मैंने कहा कि क्या आप सही है? फिर कहती है सॉरी पहले वाला ही ठीक था। फिर से काट करके वो पहले वाला कर दिया, पहले वाला बाद वाला, पहले वाला बाद वाला। मैंने उनसे पूछा कि साहब आपका क्वालिफिकेशन क्या है? तो देवघर विद्यापीठ, देवघर विद्यापीठ से मैट्रिक का डिग्री था। 94% मार्क्स। और जब तक तुमसे मेरी बात हो रही थी तो हेडमास्टर साहब आ गए, और हेडमास्टर साहब जब को मैंने कहा कि साहब ये देखिए क्या हो रहा है, तो हेडमास्टर जल्दी से डस्टर उठा उसको मिटा दिए और हमको नसीहत दिए कि सब छोटी छोटी सी बातें, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, छोटी छोटी सी बात। तो शिक्षा का संस्कार कहां से शुरू होना चाहिए? छोटे बच्चों में शुरू होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा को मेरे जैसे लोग, शायद आप भी, 3 स्तर पर बांटते हैं, शिक्षित, अशिक्षित और बीच में हमें वो घुसा लेते हैं कुशिक्षित, मिस एजुकेटेड। जो शिक्षित है ठीक है, होना चाहिए, हम उस शिक्षित को चाहते हैं। अशिक्षित है वो भी ठीक है, क्योंकि वह मानता तो है कि हमें नहीं पता है, तो सीखेगा, जानेगा, क्योंकि उसको पता नहीं है। बीच में एक बड़ा वर्ग है कुशिक्षित, मिस एजुकेटेड, जो यह मानने को भी तैयार नहीं कि हम नहीं जानते हैं, और वह नहीं जानता है। वह बड़ा खतरा है, मानवाधिकार के लिए बड़ा खतरा है, अपने लिए भी खतरा है, जिस समाज में जी रहा है उस समाज के लिए भी खतरा है, परिवार के लिए भी खतरा है। ये बड़ा खतरा है, उस पर किसी का फोकस नहीं। हम इस सम्मेलन के माध्यम से उस पर फोकस करना चाहते हैं जो मिस एजुकेटेड। शिक्षा क्या है? संस्कृत में एक छोटी सी कहावत आपने देखी होगी कि शिक्षा विद्या ददाति विनयम, विनया ददाति पात्रताम, पात्रत्वा धर्माप्नोति धनाधान सुखानि। हम एमए पास हैं, आप एमए पास नहीं हैं। ललाट पर लिखा हुआ है, इस पर लिखा हुआ है कि हम एमए पास हैं और आप एमए पास नहीं हैं, लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। कैसे पता चलता है कि ये शिक्षित है और ये अशिक्षित है? उसके व्यवहार से, उसके चाल चलन से, उसके विनम्र स्वभाव से, या उसके कटु विचार से। अगर वो कटु है, बीए पास है, एमए पास है, लेकिन बहुत गंदा गंदा बात बोलता है, गाली देता है, चलने नहीं आता उसको, दारू पी के घूमता है, शिक्षित कहेंगे उसको क्या? अरे उससे तो लाख दर्जा अच्छा है वो जो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन सब है, लोगों को आदर करता है। तो शिक्षा बचपन से ही शुरू होनी चाहिए, और शिक्षा उसके संस्कार में होनी चाहिए, न कि शिक्षा मतलब बीए एमए और वगैरह वगैरह पास हो जाना चाहिए। सिर्फ उतना का शिक्षा का मतलब नहीं होता है, शिक्षा उसके संस्कार में होनी चाहिए, बचपन से शुरू होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज आज जो आपके सामने भी आता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। आप अखबारों में पढ़ते होंगे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। क्या है ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा? शिक्षा तो दे दी, बीए पास कर लिया, एमए पास कर लिया, लेकिन कोई संस्कार उसके अंदर नहीं आया, कोई खूबी उसके अंदर नहीं आया। आपको जान के आश्चर्य लगेगा, आज की जो शिक्षा प्रणाली है उस पर किसी को भी बुरा नहीं लगना चाहिए। न सरकार को मैं दोषी दे रहा हूं, मैं किसी को दोषी दे रहा हूं। मैंने जर्नलिज्म में डिप्लोमा की डिग्री, मुझे खुद ताज्जुब लगता है कि मैंने जो पढ़ा वो आज तक लिखा नहीं, क्योंकि पढ़ाई कुछ और होता है और व्यवहारिकता में
कुछ और है, पढ़े कुछ और, डिग्री लिए कुछ और, कर रहे हैं कुछ और। क्योंकि अगर वो करेंगे तो या तो वो अखबार में जगह नहीं मिलेगा, या फिर हम रोड पर रोज अपमानित हुए, जो वहां बताया जाता है। ऐसी डिग्री किस काम का कि हम लोग पढ़ के आते हैं, हमारे किसी काम ही नहीं आता, और फिर यहाँ हमको व्यवहारिकता के आधार पर ही चलाना पड़ता है। इस शिक्षा व्यवस्था को में सुधार लाने की बहुत जरूरत है। आज आप देखिए, हमारे शिक्षा प्रणाली की एक सबसे बड़ी दोष क्या हो गई कि बीए एमए पास करके अगर लड़का गांव के किसान परिवार का बेटा जो अपना जमीन बेच करके, जो अपना गाय भैंस बेच करके, जो अपना सारा चीज बेच करके अपने बेटा को बीए पास करा दिया, और बीए पास करने के बाद उसको नौकरी अगर नहीं लगी तो वह किसान का बेटा अपने ही खेत में काम करना नहीं जाना चाहता है, क्योंकि ये उसकी इज्जत के खिलाफ बात हो गई। रोड पर बैठना चाहता है, चाय की दुकान में बैठना चाहता है, बीड़ी सिगरेट गुटखा खाना चाहता है, लेकिन खेत में काम करना नहीं चाहता। ये शिक्षा हो गई है हमारी। कौन सी शिक्षा दे रहे हैं? अगर ये शिक्षा है तो बंद कर दीजिए उसको। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि अगर उसे नौकरी नहीं मिला तो उसका अपना खेत है, जहां उसके माँ बाप आखिर अपना जीवन यापन किए हैं, वो भी अपना जीवन यापन कर सकता है। नहीं करना चाहता, ऐसी शिक्षा लेकर क्या फायदा? एक चीज मैं आपको इस सम्मेलन के माध्यम से एक फोकस देना चाहता हूं कि सरकार आज एक नियम पास किया शिक्षा नीति के तहत कि प्रत्येक 5 किलोमीटर के दायरे में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय होना चाहिए। प्रत्येक 5 किलोमीटर के दायरे, ये कानून भी पास हो गया। इसके लिए बिहार में, अकेले बिहार स्तर की मैं बात कर रहा हूं, पूरे भारत का मैं बात नहीं करके बिहार की बात करता हूं। अकेले बिहार में 949 विद्यालयों को, जो मध्य विद्यालय थे, उनको उत्क्रमित करके हाई स्कूल में बदल देना, ताकि 5 किलोमीटर के अंदर हाई स्कूल का दर्जा, हाई स्कूल की सुविधा गांव के लोगों को या सब जगह के लोगों को प्राप्त हो सके। मैं आपको एक ग्राफ बताना चाहता हूं कि 5500 पंचायतें इस बिहार में है जहां आज भी एक भी माध्यमिक विद्यालय नहीं। कुल पंचायतों की संख्या है बिहार में 8400, तो लगभग 65% पंचायतें हैं जहां आपको उच्च शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। शिक्षा पर हम सेमिनार कर लें, हम यह प्रस्ताव पास कर लेंगे, लेकिन अगर वहां उसको सुविधा ही नहीं होगा तो शिक्षा मिलेगा क्या? बोलिए, मिलेगा शिक्षा? नहीं मिलेगा। सरकारें पास कर रही है, बजट आ रहा है, योजना बना हुआ है कि साहब हमको 949 मध्य विद्यालय को हाई स्कूल में तब्दील कर देना है। कि सब कहां चला जाता है? कहां चला जाता है? बदलाव के हम बहुत दावे करते हैं, ये बदल दिए, वो बदल दिए, ये विकास हो गया, वो विकास हो गया, कहां चला जाता है? आज 65% विद्यालय, मैंने कहा कि 65% विद्यालय ऐसे हैं जहां आपको उच्च, पंचायत ऐसे हैं जहां उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। आज विद्यालय सबसे ज्यादा चर्चा में किस बात को लेकर? गांव में अगर आप रहते हैं आपको पता होगा कि अगर विद्यालय या शिक्षा व्यवस्था सबसे ज्यादा चर्चा में है तो किस बात को लेकर? दोपहर का भोजन, मध्याह्न भोजन को लेकर। हम भी गांव में जाते हैं, हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं आता है। हम अपनी एक उदाहरण बताते हैं कि हम पिछले 5 वर्षों में तरस गए कि किसी ने हमसे ये कहा होता कि साहब मेरे विद्यालय में पढ़ाई नहीं होता। ऐसा कोई कंप्लेन लेके आता है कि मेरे विद्यालय में पढ़ाई नहीं होता है, हम तरस गए, ऐसा शिकायत नहीं आता। शिकायत क्या आता है? साहब खिचड़ी खा गया मास्टर, खिचड़ी नहीं देता है मास्टर, वो छात्रवृत्ति की राशि को खा गया मास्टर, नहीं देता है। ये शिकायतें आती है। मारा मारी भी हो रहा है, उठा पटक हो रहा है। शिक्षा के लिए नहीं, मास्टर साहब लेट आते हैं इसलिए नहीं, मास्टर साहब पढ़ाते नहीं है इसलिए नहीं, खिचड़ी नहीं देते हैं इसलिए। ये हमारा शिक्षा का व्यवस्था हो गया है कि आज स्कूलों में मध्याह्न भोजन, आज ये चर्चा का विषय है, शिक्षा चर्चा का विषय नहीं। और सर्व शिक्षा अभियान, जिसको आप कहते हैं, अपने लक्ष्य से बहुत पीछे भटक गया है। भटक गया कि नहीं भटक गया है? किस बात का बदलाव? किस बात का बदलाव? आप कहते हैं कि हमें बदलना है, और दूसरी तरफ किस बात का बदलाव? बदलाव तो कुछ हो नहीं रहा है। एक पंक्ति याद आई है, हम आपको बताते हैं
निशान तिनका तिनका पीछे से तूफान में ठीक हो बिखरते रहा है चले गए। ना? कितने परख ले रहते हैं? जब ये शिक्षा व्यवस्था की बात आती है, मैं भी देखता हूँ करीब से, तो मुझे ऐसा लगता है कि तिनका तिनका तूफान में बिखरते चले गए और तन्हाइयों की गहराई में हम उतरते चले गए। अगर आप इसके अंदर में जाइएगा, शिक्षा के क्षेत्र में जाइएगा, बहुत गहराई से उसको देखिएगा, तो यही महसूस होगा कि तिनका तिनका तूफान में बिखरते चले गए और तन्हाइयों की गहराई में हम उतरते चले गए। चाहत लिए उड़े थे आसमां के फिजाओं में। हम सब लोग जब कुछ नया बनते हैं, नया करते हैं, बड़ा उम्मीद लेके चलते हैं, कुछ ना कुछ करेंगे। मुखिया बनते हैं तो लगता है इस बार बदल देंगे पंचायत, संगठन के अध्यक्ष बनते हैं, पंचायत बनते हैं, कर देंगे, बदल देंगे। तो हम कहते हैं कि चाहत लिए उड़े थे आसमां के फिजाओं में और एक एक करके सारे सपने बिखरते चले गए। एक एक करके सारे सपने बिखरते चले गए। साथियों मित्रों, हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि इसी शिक्षा पर थोड़ा सा लौट करके आइए, थोड़ा सा चीज हम आपका ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ आंकड़ों की नजर से मैं आपको शिक्षा की बात बताऊंगा कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त एक अर्थशास्त्री जिनका नाम आपने सुना होगा, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन अभी 2 साल पहले आपके पटना आए थे। अखबारों में उनकी बहुत सारी रिपोर्टें छपी थी, आप लोगों से कुछ भी छिपा नहीं होगा, आपको याद हो। सिर्फ आपको मैं स्मरण करा रहा हूं कि अमर्त्य सेन पटना आए थे और उन्होंने अपना एक सर्वेक्षण रिपोर्ट दिया था, खास करके बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर। खास करके बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर उन्होंने अपना एक रिपोर्ट दिया था। इसमें वो कहे कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की राह में सबसे बड़ा बाधा क्या है, तो शिक्षकों और विद्यालय भवन संबंधी बुनियादी जरूरतों की अभाव को उन्होंने सबसे बड़ा बाधा बताया। बुनियादी जरूरत आज स्कूल में नहीं है। खिचड़ी है, पोषाहार है, साइकिल है, पुस्तक नहीं। आप गौर कीजिए, पुस्तक नहीं। अगर आप में से कोई भी आदमी अपने बच्चों को लेकर विद्यालय जाते होंगे और गहराई से देखते होंगे तो आप पाते होंगे कि पुस्तक पढ़ता है जनवरी फरवरी और मार्च में एग्जाम होता है। पुस्तक खिचड़ी है। और इससे भी दुखद पहलू है जो हम सब लोगों के लिए, इसके लिए हम कभी आवाज नहीं उठाते। खिचड़ी नहीं मिला तो आवाज उठाते हैं, लेकिन पुस्तक नहीं मिला इसके लिए हम कभी आवाज नहीं उठाते। अमर्त्य सेन ने आवाज उठाया, सुना कौन सुना उनकी आवाज? रिपोर्ट में कहा गया कि राज्य के विद्यालयों में शिक्षक को पढ़ाने और छात्रों को सीखने का स्तर बहुत नीचे है। आज शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं, मैंने आपको एक उदाहरण बताया। आज शिक्षक कैसे कैसे पढ़ा रहे हैं, इसमें मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि ये सारे शिक्षकों पर मैं नहीं बता रहा हूं, ऐसे भी शिक्षक हैं हमारे प्राथमिक शिक्षक ही बैठे हैं, पीएचडी हैं, डॉक्टर हैं। जान के आपको आश्चर्य लगेगा कि प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ाने के लिए ये लाइब्रेरी लगी, ये पढ़ते हैं, ये अच्छे इंसान है, मैं पहले से जानता हूं, ईमानदार है, ये भी मैं पहले से जानता हूं। लेकिन मान संजोग एक बार जब इनके यहाँ हमको जाने का मौका मिला तो पता चला कि ये एक लाइब्रेरी रखे हुए हैं, पढ़ते हैं। किसके लिए भाई? बच्चों को पढ़ाने के लिए। दिमाग चौक भाई, ये प्राथमिक शिक्षक पढ़ता भी है पढ़ाने के लिए। उन्होंने कहा कि हाँ हम पढ़ते हैं। तो मैंने रिपोर्ट भी लिखी थी और हम तब से इनको बहुत गहराई से जाने, और जैसे जैसे जाने तो पता चला कि एक शिक्षक ये भी, ऐसे शिक्षकों का अभाव नहीं है, ऐसे शिक्षक नहीं है। देखिए आज समाज में जैसे जैसे शिक्षक हैं, मैं उनकी बात बताना चाहता हूँ कि आज उनमें गुणवत्ता नहीं है, पढ़ने और पढ़ाने सीखने का कोई उनके अंदर कला नहीं रह गया है। तो अमर्त्य सेन जी ने जो मुख्य बातें रखी थी उसमें था कि सरकारी विद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत अभाव है, मतलब बुनियादी सुविधा, शौचालय नहीं, पेयजल नहीं है। कई जगह विद्यालय जाने का मौका मिला, तीन चापाकल गए। विधायक जी से कहा कि एक विधायक योजना मन में, मुखिया जी से कहा कि एक पंचायत योजना मन में, ग्राम शिक्षा समिति से कहा कि एक ग्राम शिक्षा समिति के मत दे, 3 चापाकल गए। पानी पीना है भाई, तो पता चला कि एक का हैंडल चोर 2 साल पहले भूल गए, दूसरे में वाशर नहीं और तीसरा का पाइप टूटा हुआ है। पानी कहां से आएगा? तो बगल वाले से।
बगल वाले के यहाँ जब जाइए तो वो हल्ला करना शुरू करेगी कि साहब हम तुमको पानी क्यों दे, वो वहां से खदेड़ दिया, अब वो चले आएगी साहब हमको यहाँ पीने के पानी का भी व्यवस्था। ये समस्या है कि नहीं है? तीन चापाकल है, शौचालय है, लेकिन बंद पड़ा या सूखा हुआ है। अगर है भी तो बहुत जगह है नहीं, अगर है भी तो बंद पड़ा हुआ है, सूखा हुआ है। तो बुनियादी उन्होंने लिखा कि सबसे बड़ा शिक्षा का बाधा है कि आज बुनियादी सुविधा ही उपलब्ध, पठन पाठन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। छात्रवृत्ति मिले, चौक नहीं है, डस्टर नहीं, बोर्ड है तो फूटा हुआ, ये स्थिति है। दूसरी बात की योग्य शिक्षक बहुत कम है। आज योग्य शिक्षक मैं आगे बताऊंगा कि योग्य शिक्षक कैसे कैसे आ रहे हैं, मैं इस पर चर्चा करूंगा। लेकिन योग्य शिक्षक से मतलब होता है जो पढ़ा सके। आज कैसे कैसे शिक्षक हैं, ऐसे मैं दर्जनों शिक्षक का नाम गिना सकता हूं जो हमारे यहाँ इसलिए नहीं आते कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाइए, वो इसलिए आते हैं कि हमारा वेतन नियमित होना चाहिए, मानदेय हमारा ठीक होना चाहिए। आज ये आंदोलन, आज वो आंदोलन, हम ये नहीं कह रहे कि आपको ये नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके अलावा पढ़ाना भी चाहिए। आप शिक्षक हैं, आप जाके देखिए ब्लॉक की गेट पर सबसे ज्यादा शिक्षक होते हैं। क्या करते हैं भाई ब्लॉक में, आपका क्या काम है? वहां सबसे ज्यादा शिक्षक मिलेंगे। बीआरसी में शिक्षक मिलेंगे, पदस्थापित नहीं है, वो वहां पदस्थापित नहीं, फिर भी मिलेंगे। पूछेगा तो इसको बहाना बनाएंगे। आपको जान के आश्चर्य है, कल ही जांच हुआ है और कल के जांच में ही उजागर हुआ 700 छात्र हैं। क्या क्या कर रहे हैं वो लोग पढ़ाने के अलावा? क्या क्या 700 छात्र हैं, 630 उपस्थित है रजिस्टर। और जांच पदाधिकारी कल ही आपके मीनापुर में जांच पदाधिकारी जब पहुंचते हैं तो मात्र 130 छात्र हुए। तो इतने छात्र की उपस्थिति दिखा के आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? बहुत सीधी सी बात है। क्या कर रहे हैं? तो पढ़ाई गुणवत्ता खत्म हो गई, समाप्त हो गई। अब क्या रह गया? ये सब चीजें रह गई। शिक्षक छुट्टी पर है, आवेदन नहीं। जांच पदाधिकारी के सामने बात, आज के अखबार में भी आप देखे हुएगा, जांच पदाधिकारी के सामने बातें हैं। ये आगे कार्रवाई होगी। कार्रवाई क्या होगी? स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। स्पष्टीकरण में क्या देंगे? हम बीमार थे, डॉक्टर के यहाँ डॉक्टर का एक सर्टिफिकेट आ जाएगा, ये स्पष्टीकरण यही खत्म। इसके आगे नहीं बढ़ेगा। डॉक्टर का एक रिपोर्ट आएगा कि हम बीमार पड़ गए थे, अस्पताल में थे, इसलिए आपको आवेदन नहीं दे सकते। बात खत्म हो गई। इससे आगे ये बात नहीं बढ़ेगा। बहुत सारा स्पष्टीकरण को देखें, ऐसे ही चलता है, ऐसे ही खत्म हो जाता है। निरीक्षण करने वाली जो सरकारी तंत्र है या जो शिक्षा समिति है, सरकार को शिक्षा समिति बना दिया कि गांव के लोग निरीक्षण करेंगे। अब गांव के लोग क्या निरीक्षण करते हैं? तो वो सिर्फ ये निरीक्षण करते हैं कि 20 किलो जो आया उसमें से 2 किलो मेरा हिस्सा वो मुंह को मिला। अगर मिल गया तो हो गया निरीक्षण से, नहीं मिला तो फिर सारी गड़बड़ियां हो गई। क्या ये सही है कि नहीं? हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या ये सही है कि नहीं है कि 2 किलो अगर उनको मिल गया, मतलब 20 किलो में 2 किलो का है, 2 किलो नहीं कहिएगा साहब, तो उनका अपमान हो जाएगा। वो 2 किलो लेके नहीं चुप रहने वाले लोग, वो ज्यादा लेते हैं। मैं 20 किलो में 2 किलो का, तो वो निरीक्षण हो गया, बात खत्म, और नहीं मिला तो बहुत तरह की गड़बड़ी। और चौथी कारण जो अमर्त्य सेन साहब ने बताया कि स्कूल में शिक्षकों के पढ़ाने और बच्चों के सीखने का स्तर जो है वह इतना नीचे चला गया है कि आज आज 5वां क्लास से जब बच्चा पास कर जाता है, 5 क्लास का बच्चा जब पास कर जाता है, आप में से मैं सभी लोगों को कहा हूं, आप किसी भी सरकारी विद्यालय में चले जाइए, 5वां क्लास के पास बच्चा को दूसरा क्लास का किताब दे दीजिए, हिंदी की किताब, और देख करके कहीं उसको पढ़ने के लिए वह नहीं पढ़ पाता है। ये हमारी शिक्षा का स्तर हो गया है कि वह देख करके नहीं पढ़ पाता है। 5वां क्लास पास कर गया, दूसरा का किताब नहीं पढ़ पाता है, पढ़ नहीं पाता है तो याद क्या होगा उसको जरा अंदाजा लगेगा, वो पढ़ नहीं पाता। शिक्षा का अधिकार कानून बना 2009, सरकार ने कानून बना दिया। कानून बहुत सारा बनता है हमारे देश में। हमारे देश की विचित्र विडंबना है कि यहाँ सांस लेने के लिए कानून अभी तक नहीं बना है, लेकिन आप चिंता नहीं कीजिए, अगर आप इसी तरह से चुप बैठे रहे तो सरकार एक दिन कानून बना देगी कि आपको दिन भर में इतने देर सांस लेना। और वह सरकार जो कानून बनाएगी वह कानून बना करके बड़े बड़े विज्ञापनों के जरिए कहेगी कि मैंने कानून बना दिया, इसलिए हमको अधिकार है आपको वोट देने का, मैंने आपके लिए कानून बनाया, गरीबों के लिए कानून बनाया, गरीबों को सांस नहीं लेने दिया जाता है इसलिए मैंने कानून बनाया कि साहब आप इतना बार सांस ले सकते हैं। समझ रहे हैं? वो यहाँ कानून बनाने को बड़ा जोर देते हैं। 2009 में यह कानून ही बना दिया कि शिक्षा का अधिकार कानून बना दिया। चलिए, शिक्षा का अधिकार कानून हो गया। अब इसमें तय हुआ कि माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता को तय करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार को दी गई कि साहब आप इस गुणवत्ता को ठीक किया है। मैं थोड़ा सा ग्राफ आपके सामने रखता हूं। करीब
96.4% विद्यालयों में शिक्षक और छात्र का अनुपात ठीक नहीं। 40 बच्चा को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक चाहिए, क्या मतलब यही है बिल्कुल। और मैं कह रहा हूं 96.4 बैठे हैं, इनको ज्यादा अनुभव होगा, आप लोगों को भी अनुभव होगा। विद्यालयों में ये स्थिति है क्या? 300 350 बच्चे हैं और 4-5 को मास्टर साहब हैं। अगर वह मास्टर साहब डॉक्टर श्याम बाबू प्रसाद जैसे भी हैं तो करेंगे क्या? सुन बोलते क्या करें? कुछ नहीं कर पाएंगे भैया। तो आप तो कुल बच्चा यहाँ खत्म कर देते हैं, यहाँ समाप्त कर देते हैं। उसके बाद औसत 63 छात्रों पर केवल एक शिक्षक है, जबकि इस मामले में राष्ट्रीय औसत 40 होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ बिहार में औसत 63 बच्चा को एक टीचर पढ़ा रहा है। वह क्या पढ़ाएगा? जरा अंदाजा लगाइए। पढ़ा पाएगा क्या? पढ़ा पाएगा? नहीं पढ़ा पाएगा। 52.3% विद्यालयों में शिक्षक क्लासरूम का अनुपात 55 को क्लास है और क्लासरूम 1 या 2 है। क्या ऐसा है कि नहीं है? आप लोग भी तो जाते होइएगा, गांव में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, ऐसा है कि नहीं? 1 या 2 रूम है और 5 क्लास। अभी कल ही एक जगह तोड़फोड़ हो गया और तोड़फोड़ का कारण हुआ कि वह 10वां तक की पढ़ाई हो गई और 2 10वां क्लास 10 को क्लास रूम 2 10 क्लास कहाँ होगा? मास्टर साहब से मैंने पूछा कि साहब कैसे करते हैं? हम अरेंज कर लेते हैं साहब। कैसे अरेंज करते हैं भाई? तो 1 से लेकर 3 तक को एक रूम में बैठा देते हैं, 3 से लेकर 6 तक को दूसरे में बैठा देते हैं और 6 से लेकर 8 तक को बरामदा पर बैठा देते हैं। सर हम अरेंज कर लेते हैं। क्या करेंगे बेचारे? वो तो सही बोल रहे हैं, लेकिन ये अरेंज कर लेने से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा क्या? इस पर कभी आवाज उठाएं, कभी आप बोले, आप अपने अपने क्षेत्र से आते हैं, कभी आपके मन में ये बातें आई कि ये भी समस्या है, ये भी मानवाधिकार है, ये भी हमारा अधिकार है। इस पर कभी आप बोले? क्यों खिचड़ी पर जाकर अटक जाते हैं? हम सारे लोग खिचड़ी से ऊपर क्यों नहीं उठ पाते हैं? छात्रवृत्ति से ऊपर क्यों नहीं उठ पाते? इस पर कभी हम बोले? ये कितना गंभीर विषय है। आंकड़े यह भी बताते हैं कि 52.3% विद्यालयों में शिक्षक क्लासरूम का अनुपात ठीक नहीं है। और आंकड़े यह भी बताते हैं कि राज्य में 2800 प्राथमिक विद्यालय में एक भी क्लासरूम नहीं है। अभी तो हम 2 क्लासरूम की बात बता रहे थे। ऐसे भी विद्यालय हैं जो आज भी स्कूल के पेड़ के नीचे चल रहे हैं। क्या आज भी पेड़ के नीचे चल रहे हैं? पूरे बिहार में ऐसे विद्यालयों की संख्या 2800 है। 1-2 नहीं है, 2800 भवन है ही नहीं। वो पेड़ के नीचे चल रहा है। तूफान आया छुट्टी, घटा लगा छुट्टी, ज्यादा ठंडा लगा छुट्टी। ये स्थिति पेड़ के नीचे चल रही। कभी हमने इसके लिए आवाज उठाया? क्या ये मेरी जवाबदेही नहीं है? सब सरकार की जवाबदेही है। क्या हम नहीं बदल सकते इस व्यवस्था को? हम दुर्गा पूजा करते हैं तो नाच करते हैं। गांव में आप देखते हुए गांव में नाच होता है। क्या नाच हो रहा है पता कीजिए तो पता चलता है 10-10 लाख रुपया खर्चा हो रहा है नाच पर। 2 लाख रुपया खर्चा करके आप बिल्डिंग नहीं बना सकते? सरकार बनाएगी, आप बिल्डिंग नहीं बना सकते। नाच पर 10 लाख खर्चा कर सकते हैं, ताड़ी पीते हैं, उसमें दुर्गा जी के नाम पर पैसा वसूलते हैं और दारू शराब पीते हैं कि नहीं पीते हैं? दारू पियो भर्ती अभियान है, वो नए भच्चे उसमें शामिल हो जाते हैं। और उस समय दुर्गा क्या है? स्त्री प्रतीक है, इसकी आप पूजा करते हैं। और जब आप उसका भसान करने के लिए चलते हैं तब क्या करते हैं? उसी स्त्री को जो सड़क से पास कर रही है उसके साथ आप उसको अपमान करते हैं। ये पूजा है आपका, ये संस्कार है आपका, इसके लिए करते हैं आप इसके लिए खर्चा कर सकते हैं। लेकिन आप स्कूल बनाने में खर्चा नहीं कर सकते। स्कूल में अगर एक चापाकल में वाशर गिर गया है तो सरकार देगी, वो हम नहीं करें। ये मानसिकता बदलनी, क्या इसकी हम जिम्मेदार है कि नहीं है? ये मानसिकता हमको बदलनी होगी। 37% विद्यालय हैं जिसमें शौचालय नहीं है। हमारी मैडम आई थी, बोल रही थी कि विद्यालय में बहुत सारा सुविधा का अभाव है, शौचालय का भी उन्होंने जिक्र किया। 37% विद्यालय जिसमें शौचालय है ही नहीं। 6-7वां क्लास की बच्चियां बड़ी हो जाती है और वो बड़ी बच्चियां इसलिए स्कूल जाना ड्रॉप कर देती है क्योंकि वहां उसके लिए प्रसाधन का व्यवस्था नहीं। कहां जाए वो? तो उसको कठिनाई महसूस होता है और कठिनाई महसूस होता है कि इस कठिनाई से निपटने का एक ही रास्ता नजर आता है कि विद्यालय छोड़ दो, पढ़ाई बंद कर दो। इसके लिए कभी हम आवाज उठाते हैं क्या? यहाँ जितने लोग बैठे हैं अपने अपने सीने पर हाथ रख करके खुद अपने आप से सवाल कीजिए कि क्या इसके लिए हम कभी आवाज उठाते हैं? इसके लिए हम कभी आवाज नहीं उठाते। 40% विद्यालय हैं जिसमें पुस्तकालय नहीं है। इधर कुछ विद्यालय बने जिसमें पुस्तकालय की स्थापना हुई, नहीं तो बहुत पहले तो 100% नहीं था। इधर कुछ वाले अभी भी 40% विद्यालय है जिसमें पुस्तकालय नहीं है। और अगर पुस्तकालय है भी तो क्या उसका इस्तेमाल कर रहे हैं?
नहीं कर पा रहे हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, ये जो भी मैं आंकड़ा बता रहा हूं, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ऐसा नहीं सोचिए कि मैं, ये सारा आंकड़ा उसी भारत सरकार, उसी बिहार सरकार के राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के वेबसाइट से आंकड़ा मैंने निकाला है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में साक्षरता का प्रतिशत 63.8 है। बहुत 70 साल हमने मेहनत किया आजादी के बाद, शिक्षा की बातें की। सुभाष बाबू ने चर्चा किया कि आजादी के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पर फोकस देना था तो शिक्षा पर देना था, हमने दिया। इसके बाद हम कहां पहुंचे? 63.8%। और राष्ट्रीय साक्षरता दर इसी भारत में राष्ट्रीय साक्षरता याद रखिए, एक उंगली जब हम दूसरों को उठाते हैं, एक उंगली जब हम दूसरों को उठाते हैं, चाहे सरकार हो, पुलिस हो, विधायिका हो या कोई भी हो, उस पर जब एक उंगली उठाते हैं तो 4 उंगली नीचे से हमारे तरफ इशारा करके तुम खुद अपना देखो। कभी आप किसी को सुने हैं कि वह कहता हो कि तू चोर है? ऐसे कोई कहता है? नहीं, सब कहता है तू चोर है। कैसे एक उंगली उसके तरफ आप करते हैं तो 3 उंगली नीचे से कहता है उससे बड़ा चोर तो तू है। तो प्रजातंत्र है, बहुमत की सरकार बनती है कि नहीं बनती? एक आपके तरफ 3 मेरे तरफ, बड़का चोर कौन हुआ? बड़का चोर कौन हुआ? जो कह रहा है वो हुआ। तो परिस्थितियां कैसे बदलेगी? अगर बदलना है तो हमें हमारी सोच को बदलना होगा। हमने इसलिए सेमिनार किया, इसलिए नहीं किया कि यहाँ अच्छा भाषण दे दिया जाए, खूब लंबा चौड़ा बात कह दिया जाए, इसलिए नहीं। बदलना है हमको, अपने परिस्थिति को बदलना है। थोड़े से लोग मिलकर भी हम परिस्थिति को बदल सकते हैं। ये मत सोचिए कि कितने लोग क्या करें। गांधी जी जब सत्याग्रह के लिए चले थे, इसमें बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, गांधी जी के साथ कौन था? कस्तूरबा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, 3 आदमी चल दिए। किस यात्रा पर? दांडी मार्च, 3 आदमी। और वह दांडी मार्च इतिहास बन गया। गांधी जी बढ़ते गए, कड़वा जुड़ता गया और पूरे देश कड़वा बन गया। ये मत सोचिए कि सारे लोग आएंगे तब हम शुरू करेंगे। नहीं, आप शुरू कर दीजिए, सारे लोग आ जाएंगे। आप कहिए जिसको सुनना होगा सुन लेगा। तो हम बता रहे थे कि राष्ट्रीय साक्षरता दर 14% है। आंकड़ों की बाजीगरी का खेल देखिए कि सरकारें कह रही है कि 90%, गौर कीजिएगा, सरकार कह रही है कि हम 90%। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि आज सरकार दावा कर रही है कि 90% नामांकन का लक्ष्य हमने पूरा किया। 7% अभी नहीं है, लेकिन 90%। और आप लोग जरा अपने आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास ध्यान दीजिए, आपको डेटा हर जगह नहीं मिल पाएगा। 90% सरकार दावा कर रही है, लेकिन आज भी आप ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाइए तो वहां बच्चे इसलिए नामांकित हैं क्योंकि छात्रवृत्ति लेना है, बच्चे इसलिए नामांकित है पोषाहार लेना है, लेकिन वास्तव में बच्चे अपने बगल के किसी निजी विद्यालय में पढ़ते हैं। क्या ये सही है कि नहीं है? वो स्कूल में नामांकित है, लेकिन वो किसी निजी विद्यालय में पढ़ रहे हैं और ऐसे बच्चों की संख्या 47% है। और अगर वो निजी विद्यालय में ना पढ़े तो फिर वो नहीं पढ़ पाएंगे। उनकी हालत आगे से प्राइमरी पास बच्चे, मैंने पहले ही कहा कि कक्षा 2 का किताब नहीं पढ़ पाते, अब प्राइमरी पास करके आए। इस पर मैं आपको एक छोटी सी पंक्ति सुनाना चाहता हूँ, गौर कीजिएगा, सब लोग ध्यान दीजिएगा कि बदलाव के बड़े बड़े दावे जब सुने हम तो मेरे मन में भी कुछ बातें आई। बातें क्या आई? मैंने देखा गांव को, मैं बहुत देर से गांव को करीब से देखता हूँ। शुरू में मैंने नहीं देखा, लेकिन 1995 के बाद मैंने गांव को बड़ा करीब से देखा है और उसी को देख करके मेरे मन में बातें आई कि वो दर्द, वो बदहाली के मंजर नहीं बदले, वो दर्द, वो बदहाली के मंजर नहीं बदले और बस्ती में अंधेरे से भरे घर नहीं बदले। आज भी आप चले जाइए, बिजली लग गई, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना हो गया, सारे गरीबों को बिजली मिल गई, लेकिन आज भी गांव में अंधेरा ही है। इसलिए मैंने कहा कि वो दर्द, वो बदहाली के मंजर नहीं बदले, बस्ती में अंधेरे से भरे घर नहीं बदले, और हमने तो बहारों का महज जिक्र सुना है। आज अखबार पढ़िए, टेलीविजन पर देखिए, हमारे बड़े बड़े नेता, हम किसी दल पार्टी या किसी का नहीं, सबको समर्थन करता हूँ, सबको इज्जत करता हूँ, सबके साथ स्नेह रखता हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सभी को इज्जत करते हुए, लेकिन वो सारे लोग आज बदलाव के दावे करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, सभी लोग करते हैं, किसी एक की तरफ मेरा इशारा नहीं है, किसी एक की तरफ मेरा इशारा नहीं है।
सभी लोगों की बातें मैं कर रहा हूं कि बदलाव के लेकिन क्या सच में बदलाव हो रहा? जरा इस पर गौर कीजिए कि क्या सच में बदलाव हो रहा? तो आप पाइएगा कि नहीं, बदलाव नहीं हो रहा है, सिर्फ बदलाव के दावे किए जा रहे हैं। तो हमने बहारों का महज जिक्र सुना है, पर गांव में आज भी हमने तो बहारों का महज जिक्र सुना है, पर गांव भी आज भी पतझड़ के मौसम नहीं बदले। आज भी गांव में वही समस्या है, वही पतझड़ का आलम है। और मैं आपको बताता हूं कि झोपड़ी पर इमारत तो बहुत खड़ी हुई। अभी थोड़ी देर पहले एक वक्ता बोल रहे थे कि झोपड़ी से इमारत बन जाए, विकास हो जाएगा। मैंने देखा है कि झोपड़ी पर इमारत तो बहुत खड़ी हुई, पर आज भी नींव के पत्थर नहीं बदले। आज भी जो नींव डालते हैं उसका जो पत्थर है वो आज भी बदले हैं क्या? वही पत्थर, वही कंकड़ डाल करके नींव करते हैं। तो झोपड़ी पर इमारत बहुत खड़ी हुई, पर आज भी नींव के पत्थर नहीं बदले, और बदले हैं महज कातिल और उनके मुखौटे। आप जिसको बदल देना कहते हैं कि हमने बदल दिया, राजनीति में व्यवस्था को बदल दिया, विधानसभा में प्रतिनिधि को बदल दिया। हम कहते हैं, बहुत तरह का दावा करते हैं कि हमने ये बदल दिया, हमने वो बदल दिया। तो लेकिन क्या बदले आप? तो कहता है कि बदले हैं महज कातिल और उनके मुखौटे, पर कत्ल के अंदाज और खंजर नहीं बदले। कत्ल के अंदाज और खंजर नहीं बदले। और उस शख्स की तलाश मुझे आज तलक है, उस शख्स की तलाश मुझे आज तलक है, जो ईमान के दरबार में जाकर नहीं बदले। मंदिर और मस्जिद हम खूब दौड़ते हैं, जाते खूब हैं, लेकिन क्या करते हैं? जाके वहां बदलते हैं क्या? वहां अपना बदलाव करते हैं क्या? नहीं। हम वहां भी जाते हैं, बदलाव नहीं होता। तो उस शख्स की तलाश मुझे आज तलक है, जो ईमान के दरबार में जाकर नहीं बदले। और कहते हैं लोग हमसे, बदल जाओ दीवाने। हमसे भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप ही बदल जाइए, जब सारे लोग। तो हमने भी ये नहीं किया। तो ये आपको मैं चंद पंक्ति इस बीच में मैंने सुना दिया था, लेकिन इस पर हम थोड़ी सी बात करना चाहते हैं, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, कि शिक्षा और शिक्षकों को लेकर आज बिहार चर्चा में है। मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारे सारे प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं। मैं आखिरी बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि शिक्षा और शिक्षक को लेकर के आज हमारा बिहार चर्चा में है। भाई आप जानते हैं कि किस बात को लेकर चर्चा में है? अभी तो हम पढ़ाई की बात कर रहे थे गांव में, तो खिचड़ी की बात आपने कही कि खिचड़ी को लेकर चर्चा में, लेकिन आज शिक्षक, शिक्षा विभाग चर्चा में है। किस बात को लेकर? फर्जी बहाली को लेकर। क्या आपने सुना है इस शब्द का नाम सुना है? शिक्षक की फर्जी बहाली सुना है आपने? सुना है कि नहीं सुना है? जोर से बोलिए। सुने हैं ना? शिक्षक की फर्जी बहाली क्या है भाई? तो फर्जी प्रमाण पत्रों का सहारा लेकर शिक्षक बनने के मामले तो सामने आ ही रहे हैं। ऐसे लोगों की संख्या 30,000 बताई जा रही है। एक तो नहीं है, ये पूरे बिहार में 30,000 ऐसे फर्जीवाड़े के मामले हैं जो आपके सामने है, इसमें फर्जी बहाली हो गया, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। मतलब जांच चल रहे हैं। 52,000 शिक्षकों के खिलाफ जांच चल रहा है। मैंने ये मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, ये बिहार सरकार का ग्राफ है। 52,000 शिक्षकों के खिलाफ जांच चल रहा है, और 20,000 ऐसे शिक्षक हैं जो आरंभिक तौर पर फर्जी पाए गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि 779 शिक्षक जो पकड़े गए फर्जीवाड़े के आरोप में, उनको बर्खास्त कर दिया गया। ये फर्जीवाड़ा का मामला, फर्जी बहाली कैसे हो गई भाई? 1994 में अमुक विद्यालय से पास कर गए फर्स्ट डिवीजन। जब मैंने सूचना के अधिकार से पूछा तो विद्यालय के संस्थापक हमको कहते हैं कि बाबू मैं तो 1994 में मेरा तो विद्यालय का स्थापना ही नहीं हुआ, मेरे विद्यालय की स्थापना ही नहीं हुई, और वो 1994 में मैट्रिक पास कर जाते हैं उस विद्यालय से। सोचने की बात है, जरा गौर करने की बात है। और सरकार कह रही है कि मैं जांच कर रहा हूं। यार इसमें कौन सी जांच करना बाकी रह गया? इसमें क्या जांच करना बाकी रह गया है? तो मेरे कहने का मतलब था कि ऐसे लोग 52,000 शिक्षकों के खिलाफ जांच चल रही है। इसमें से 789 शिक्षक जो है वो फर्जी पाए गए हैं, और इसको लेके आज चल रहा है। लेकिन हम सोचते हैं ये मेरा मामला नहीं है, ये मामला मैं कहना चाहूं तो सफर की दर्द भरी दास्तान रखूंगा। बड़ा लंबा अनुभव है, हमको भाषण भले नहीं आता है, लेकिन अनुभव है, बहुत लंबा अनुभव है। वो सफर की दर्द भरी दास्तान
निशान रखूंगा और मैं पत्थरों पर लहू का निशान रखूंगा। और ये आग अगर तेरे दिल की मैं बुझा नहीं पाया, ये आग तेरे दिल की अगर मैं बुझा नहीं पाया तो घर पे सोले पर अपना मुकाम रखूंगा। आगे मेरा कहना है कि मेरे जाने की खलिश तुझे सता न पाए, मैं तेरे वज्र में खुला आसमान रखूंगा। सब लोग हवा हवाई करते हैं, थोड़ा हवा हवाई हम भी कर लेते हैं, खुला आसमान तो ऐसे भी आपके वज्र में रहेगा ही, तो मैं भी रख दूंगा। जब सारे लोग रखते हैं तो मैं भी रख दूंगा। तो मेरे जाने की खलिश तुझे सता न पाए, इसलिए तेरे वज्र में, मतलब तेरे गाँव में, तेरे आंगन में खुला आसमान रख दूंगा। और तू तो गगन का आखिरी कोना छू लूं, तो गगन का आखिरी कोना छू लूं, कटे फलों से भी बड़ा काम ना सेना के माध्यम से आपको सोचने के लिए, आपको विचार करने के लिए, इन विषयों पर आपके अंदर में जो छुपा हुआ है प्रतिभा, उसको उभारने के लिए ये मेरा प्रयास था। और इसमें हम सफल हुए तो मैं सफल हुआ, अन्यथा हमारा प्रयास जारी रहेगा। धन्यवाद। और शिक्षा के बारे में बड़ी अच्छी बातें कही और अच्छा चित्रण किया। एक कहानी को याद आ गई, थोड़ा सा बताते हैं, थोड़ा माहौल का हो जाएगा। बात सदियों पुरानी तब की, जब सिलेबस नहीं हुआ, जहाँ जिसको मन में आता था पढ़ाता था। आपसे तो जिसको जहाँ मन में आता था पढ़ाता था। पंडित जी रामायण पढ़ाते थे, मौलवी साहब पुराना तब की बात। देखिए एक रामायण पढ़ाएगा ना, ये कहानी है, लेकिन आज ये हकीकत में आ गया है कि बताया, आपको याद पड़ गया, मैं बताना चाहूँगा। एक रामायण की पढ़ाई हो रही थी, जूम के बच्चे पढ़ रहे थे। आपको याद होगा, आज से 20-25 साल पहले जो स्कूल में पढ़ाई होती थी, जूम के बच्चे पढ़ रहे थे। केपी साहब आ गए, बच्चों से सवाल पूछा, शिव का धनुष किसने तोड़ा? क्योंकि रामायण की पढ़ाई हो रही थी, तो वहाँ कि शिव का धनुष किसने तोड़ा? आप लोगों को याद होगा, जनक जी जब सीता की शादी करने के लिए हुए तो उनके पास एक शिव का धनुष था, तय हुआ कि इसको जो तोड़ेगा उससे सीता की शादी होगी। सबको पता होगा किसने तोड़ा? पता है कि नहीं पता? तो टिप्पी साहब ने बच्चों से यही सवाल पूछा कि शिव का धनुष किसने तोड़ा? सारे बच्चे गर्दन निकाली, कहीं हमसे न पूछते हैं। एक आगे वाला जो बच्चा था, टिप्पी साहब उसको खड़ा हो गया। क्या नाम है तुम्हारा? तो रामू नाम है। प्रबल तो क्या नाम है भाई तुम्हारा? मेरा नाम रामू है। बताओ रामू, शिव का धनुष किसने तोड़ा? सब मास्टर साहब जी हम ना तोड़े, हम ना तोड़े। थोड़ा सा हल्का कर देते हैं, बहुत देर से बड़ा करती है। हम ना तोड़े, कार्यक्रम खत्म ही हो रहा है, इसमें कुछ नहीं करते। हम ना तोड़े। लेकिन साहब को गुस्सा, साहब क्या पढ़ाई हो रहा है यहाँ? बच्चा कह रहा है हम ना तोड़े, तो कुछ जवाब नहीं हुआ। राम का नाम नहीं लेता, लक्ष्मण का नाम लेता, भरत का नाम लेता, तो गलती मानी जाती। कहता है हम ना तोड़े। तो डिप्टी साहब मास्टर साहब की तरफ था, क्या पढ़ा रहे हैं? अभी बात बोले नहीं थे, अभी ताकि कहना चाह रहे थे। कब तक मास्टर साहब डंडा उठाए, 2-4 डंडा रामू को लगाए और डिप्टी साहब को बताया कि जानते हैं छठा हुआ बदमाश, 2 दिन पहले 10 को, 4 दिन पहले चौक तोड़ दिया, जरूर सिर्फ का धनुष के तोड़ा। आगे है समय, खबराई नहीं, हंसने की बात नहीं है। अब ये समय आ गया है, जरूर सिर्फ का धनुष इसी ने तोड़ा होगा। समझ रहे नहीं? उसके बाद डिप्टी साहब वहां से उठे। डिप्टी साहब को बहुत गुस्सा आया। डिप्टी साहब वहां से उठे और चले गए कुछ प्रधान, क्या बोलते हैं, संकुल हेड के पास, संकुल प्रधान के पास। संकुल प्रधान के पास जब गए, सारी बात बताया। संकुल प्रधान को बड़ा गुस्सा आया। कहा डिप्टी साहब आप चाय पीजिए, पानी खाइए, ये तब तक नाश्ता वास्ता करिए और आप एकदम नहीं घबराइए, मैं 15 रोज के अंदर पता करके बता दूंगा क्या डिप्टी साहब को बड़ा गुस्सा आया कि साहब के संकुल प्रधान की ये हाल है, वो कहे कि छोड़ेंगे नहीं, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। कोई बहुत ईमानदार आदमी का काम किसी को नहीं छोड़ेंगे। चले गए शिक्षा मंत्री के यहाँ। आज बड़े शिक्षा मंत्री हैं, अब के शिक्षा मंत्री तो वाकई विद्वान हुआ करते थे, ईमानदार हुआ करते थे, वोट छाप के नहीं जीतते थे, प्रलोभन देके नहीं जीतते थे, किसी समीकरण के आधार पर नहीं जीतते थे, वाकई जनता के सेवक हुआ करते थे, जो जल्दी देश करके अपना राजनीति करते थे। वो शिक्षा मंत्री जब उनके पास गया, उनको बताया कि साहब गए थे फलां स्कूल में, वहां सवाल किया कि शिव का धनुष किसने तोड़ा?
लड़का कहता है मैं नहीं करूं, मास्टर कहता है इसी ने करो, हेड मास्टर कहता है 15 दिन में पता करेंगे इसी ने करो। शिक्षा मंत्री कहे कि साहब समस्या तो बड़ा, हम सीआईडी बहाल कर देते हैं और एक सप्ताह के अंदर पता करने को आदेश कर देते हैं कि इसका भरोसा किस हो है। वो बेचारे डिप्टी साहब आप ये शिक्षा मंत्री ही कहते हैं सीआईडी बहाल करना, माता पर जब हाथ करते तो मंत्री जी को समझ में आ गई गड़बड़ हो गई, बहुत मतलब काम करना चाहता है काम कर रही। मैं फंड दे देता हूँ, युद्ध स्तर पर टूटे हुए धनुष की मरम्मत किया, जो टूटा हुआ धनुष है उसकी युद्ध स्तर पर मरम्मत किया जाए और रिपोर्ट आते ही मैं उसको फांसी पर चढ़ा दूंगा जिसने भी सीखा धनुष। ये एक कहानी है भाइयों, अगर समय आते हम नहीं चेते तो अब आने वाले दिनों में यही होने वाला है। और इनके लिए दो शब्द, तुम सुंदरता बनकर फैलो, तुम सुंदरता बनकर फैलो, मुझको मुग्ध अन्य जाओ, तुम सुंदरता बनकर फैलो, मुझको मुग्ध अन्य जाओ, जहां तुम मुझे दे दो पूनम का सारा नीलकरण ले जाओ, सारा नीलकरण ले जाओ। अभी हमारे प्रसन्न बाबू ने बड़ी गहन चर्चा की कि शिक्षा की क्या स्थिति है, उसका उससे रूबरू इन्होंने मुझे कराया। ये बड़ी अच्छी बात है, मैं शिक्षक हूँ और मुझे पता है कि वास्तविक स्थिति है क्या।